महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देखिए, परीक्षा में वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है और जो संभावनाएं बनी हुई है आने वाली परीक्षा में, वहाँ कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो उसको लेकर के प्रश्न में लिख रहा हूँ, विकल्प भी मैं लिख रहा हूँ। आपको बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। जो हमने पढ़ा है अब तक उसी में से हम बात करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न है, बालक में स्वायत्त नैतिकता ऑटोनोमस मोरलिटी के समय वह सीखता है। यानी एक बालक में स्वायत्त नैतिकता के लक्षण पाए जाते हैं, स्वायत्त नैतिकता पाई जाती है जीन पियाजे के अनुसार। उस समय वो किससे सीखता है, ये नैतिकता के लक्षण कहाँ से उसमें आते हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प हो सकता है माता पिता से के बाद में दूसरा विकल्प हो सकता है समाज के विशिष्ट लोगों से पड़ोस के लोगों से मित्र मंडली एवं समाज के वरिष्ठ जनों से। ये हमारे पास में 4 विकल्प हैं और ये प्रश्न हैं। एक एक करके विचार करें, सोचें कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, और फिर उसके बाद में अपना आंसर क्या है वो एक बार आप बताएं। यस, क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन, समाज के विशिष्ट लोगों से। आपका आपका भी यही है? डी ऑप्शन, ठीक है। और कोई बाकी आप बताना चाहें तो बताइए। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है। इसमें सही उत्तर तक जाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक बार रिकॉल करना है। रिकॉल मेथड से जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, तो उसमें आपको एक रिकॉल करना है जो आपने पहले पढ़ा है उसका। जब आपने पहले पढ़ा है उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीन पियाजे के अनुसार मूल रूप से 2 नैतिकता की या नैतिक लक्षण या आचरण सीखने की अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें एक 4 से 7 वर्ष तक उन्होंने माना है। और 4 से 7 वर्ष तक का ये जो दौर माना है, उसको उन्होंने किस रूप में माना है? उसको उन्होंने माना है परायत्ता की नैतिकता, जब वह दूसरों के दबाव में आकर के सीखता है नैतिक गुणों को, जैसे दूसरे कहते हैं वैसे ही करता है, जिसको हम दबाव की नैतिकता भी कहते हैं, वास्तविकता की नैतिकता भी कहते हैं।
लेकिन 10 वर्ष से बाद की आयु का जो होता है उसमें आती है स्वायत्त नैतिकता। ठीक है, जिसे हम ऑटोनोमस मोरलिटी कहते हैं, ये स्वायत्त नैतिकता। उसमें हमने पढ़ा था कि बालक अपने मित्र मंडली के लोगों से और दूसरे अन्य बड़े जो लोग होते हैं, विशेष लोग होते हैं, उनसे सीखता है और उनसे सीख करके अपने व्यवहार के अंदर उस नैतिकता को पैदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोगों का माता पिता से भी विकल्प तो गलत नहीं है, माता पिता से भी सीख सकता है, उससे बड़े ही हैं वो। समाज के विशिष्ट लोगों से भी वो सीख सकता और सीखेगा ही, पड़ोस के लोगों से भी सीखेगा, विकल्प कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है। लेकिन हमें तो सबसे सही और सर्वोत्तम विकल्प चाहिए, तो वो ये है कि मित्र मंडली से भी वो सीखता है और समाज के वरिष्ठ जनों से भी सीखता है। इट मीन्स यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होना यहाँ पर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको बहुत इजीली प्रश्न का जवाब आ जाएगा। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान प्रश्न का जवाब भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, विकल्प पढ़ना और फिर जवाब देना। उम्मीद करता हूं इस बार सही जवाब होंगे आपके। प्रश्न है, कौन सा कथन बाल्यावस्था के लिए सबसे सत्य है? हम यहाँ कुछ कथन लिख रहे हैं, आपको जानना ये है कि इनमें से कौन सा कथन बाल्यावस्था के लिए सबसे सही है, सबसे सत्य है। पहला कथन है, जब एक बालक में रंगों की पहचान पैदा हो जाए, रंगों की पहचान पैदा हो जाए और वह समवयस्क समूह बनाने लगे। पहला विकल्प है ये। दूसरा विकल्प है, जब एक बालक समलैंगिक समूह बनाकर तथा विद्यालयी कार्यों से दूरियां बनाकर रहने लगे। के बाद में तीसरा विकल्प है, बालक में निश्चिंतता का भाव प्रतिद्वंदात्मक
समाजीकरण एवं अनोखापन नजर आए। चौथा, बालक खेलने में विशेष रुचि लेने लगे। चोरी का भाव आ जावे। तथा संवेग स्थिरता पैदा हो जावे। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप साथ के साथ लिख तो रहे ना, इनको अनिवार्य रूप से लिखना है इनको। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, प्रश्न छोटा है एक लाइन का, लेकिन विकल्प बहुत बड़े हैं और ऐसे विकल्प आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में क्या इसका राइट हो सकता है, कैसे हम ढूंढेंगे एक एक करके। आप में से कोई बताएगा कि इसका क्या हो सकता है? हाँ, डी ऑप्शन होगा और बी होगा सेकंड। और कोई बताएगा? और अब देखो प्रश्न बहुत आसान है। प्रॉब्लम यह है कि हमने जिन चीज़ों को पढ़ा, जिन चीज़ों को सीखने का प्रयास किया, उनको अगर आप रिकॉल करेंगे, यहाँ पर उनको याद करेंगे, स्मृति में लाएंगे, स्मरण करेंगे, तो इसका उत्तर मिल जाएगा। और यदि आप उनको रिकॉल नहीं करेंगे और केवल इन्हीं के आधार पर आप बात करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हम रिकॉल मेथड में यही तो जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ ली है उनको वापस स्मृति में ला करके अपने सही उत्तर विकल्प तक हम पहुँचे। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन बाल्यावस्था के लिए सबसे सत्य है। इसका मतलब इनमें सत्य एक से अधिक हो सकते हैं, नहीं हो तो नहीं भी हो तो हो भी सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? सबसे सत्य वाला विकल्प चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहला विकल्प है, जब एक बालक में रंगों की पहचान पैदा हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बाल्यावस्था जो होती है उस समय बालक में रंगों की पहचान पैदा हो जाती है। यानी कि 6-7 साल से लेकर के 12 साल के बीच के बच्चे जो हैं रंगों को पहचानने लग जाते हैं, रंगों की पहचान हो जाती है, बात तो ठीक है। और वह समवयस्क समूह बनाने लगे। तो देखो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात इसमें गलत है। समवयस्क समूह बनाने लगे, बिल्कुल नहीं। समवयस्क समूह तो कौन बनाते हैं? किशोरावस्था के लोग बनाते हैं। पीयर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, आयु के आधार पर समूह बनाना, यानी बालक और बालिका में फर्क नहीं पड़ेगा, किशोर किशोरी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आयु बराबर है तो समूह बना लेंगे, उसको बोलते हैं पीयर ग्रुप या समवयस्क समूह। तो यहाँ पर यह बात गलत हो गई, इसलिए पहला आंसर नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। दूसरा, जब एक बालक समलैंगिक समूह बनाकर, समलैंगिक बिल्कुल सही बात है, एक बालक समलैंगिक समूह बनाता है। समलैंगिक हमने पढ़ा था बाल्यावस्था में कि बाल्यावस्था के लोग समलैंगिक समूह बनाते हैं, बालिकाएं अलग समूह बनाती है, बालक अलग बनाते हैं। ये टोली की अवस्था होती है, ये लोग टोली बनाकर रहते हैं। तो टोली बनाकर रहते हैं, लेकिन टोली में जो समूह बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? समलैंगिक समूह बनाते हैं, बालकों का अलग बालिकाओं का अलग। तो ये बात तो ठीक है। तथा विद्यालय कार्यों से दूरियां बनाकर रहने लगते हैं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रश्न आता परीक्षा में, बाल्यावस्था में बालक, और फिर उसमें आता है धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान देते हैं,
सामाजिक कार्यों पर अधिक ध्यान देते हैं, विद्यालय कार्यों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो किस पर देते हैं? विद्यालय कार्यों पर सबसे ज्यादा ध्यान होता बाल्यावस्था के बच्चों का। तो यहां तो ये तो गलत हो गया, ये तो कह रहा दूरियां बनाकर रहने लगते हैं। इसका मतलब एक बात इसमें सही है, दूसरी बात इसमें गलत है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं एक सही और एक गलत लिख करके विकल्प आपके लिए मैंने क्यों तैयार किए हैं, क्योंकि ऐसा परीक्षा में होता है। हम लोग एक को देख के ही सही कर देते हैं, ऊपर का देखा, रंगों की पहचान, ये सही हो गया, जबकि अगली बात उसमें क्या है? गलत है। हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस, उसमें आखिरी शब्द भी गलत हो सकता है। तो दो विकल्प हमारे गलत हो गए। आपने बी बताया था, कई ने तो गलत हो गया उनका भी। तो अब देखो आप सी पे आते हैं। बालक में निश्चिंतता का भाव, बिल्कुल चिंता नहीं होती। कैसे भूली जा सकती है बचपन की नादानी? पढ़ा होगा आपने। तो बचपन में बच्चों को कोई भी चिंता नहीं होती, एकदम नादान होते हैं वो, कोई चिंता फिक्र नहीं है, खाने पीने खेलने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो निश्चिंता का भाव उनमें होता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, बिल्कुल ये बात भी सही है। हमने एक कोटेशन पढ़ा था किलपैट्रिक का, उसमें हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। इसका मतलब ये विशेषता भी इसमें पाई जाती है, तो ठीक हो सकता है। आगे अनोखापन, इस अवस्था में अनोखापन पाया जाता है, बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा था कॉलिन ब्रूस के विचार में। कॉलिन ब्रूस ने कहा ना, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इसका मतलब ये भी यहां पर राइट हो गया। तो ये जो तीसरा विकल्प लग रहा है, इसमें मुझे लगता है कि सारी चीजें मतलब बाल्यावस्था के लिए ठीक है। इसका मतलब इसको एक बार के लिए हम सही करते हैं। एक बार चौथा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे सही चाहिए, हो सकता है इससे भी कुछ ज्यादा सही हो। तो अगला है, बालक खेलने में विशेष रुचि लेने लगते हैं। बिल्कुल, बालक खेलने में विशेष रुचि लेने लगते हैं। हमने बाल्यावस्था में पढ़ा था स्ट्रेंग के अनुसार, ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसको 10 वर्ष से कम आयु का बालक नहीं खेलता। और एक हमने पढ़ा था हेनरी कोल्डवेल कुक के अनुसार, खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है। इसका मतलब ये बात सही है। आगे पढ़ते हैं। चोरी का भाव, बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा है। बाल्यावस्था के लोग चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसी आदतों में ढल जाते हैं, तो चोरी का भाव उसमें आता है, ये भी ठीक बात है। इसके बाद में लास्ट में संवेग स्थिरता, यहां आते ही गड़बड़ हो गया। क्यों हो गया गड़बड़? क्योंकि संवेग स्थिरता तो किशोरावस्था में पाई जाती है, इनके अंदर तो संवेगों की नियंत्रण की स्थिति पाई जाती है। ये सर्वाधिक संवेग नियंत्रण कर सकते हैं। इसका मतलब देखो दोस्तों, इसमें एक छोटी छोटी शब्दावली को यदि हमने ध्यान में नहीं रखा तो सही उत्तर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम सही उत्तर पर पहुंच गए। क्या होगा राइट आंसर? सी। सी में दी गई बात जो है 100% या सबसे सही है। कौन सी अवस्था के लिए? बाल्यावस्था के लिए। इस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है, एक एक शब्द के बारे में सोचना है, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और अगर हमने ऐसे नहीं सोचा तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं अगला प्रश्न जो है उसका जवाब भी आप एकदम सही देने वाले हैं। इसमें आपने जवाब सही दिया नहीं, एक दो जनों ने सही दिया, बाकी ने नहीं दिया। आगे देखो आप, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। यानी यहाँ पर विशेषताएं दी गई है, उनमें से आपको वो विशेषता जो है वो देखनी है जो किशोरावस्था की नहीं है। पहला विकल्प है आत्म सम्मान का भाव, आत्मसम्मान का भाव। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा का भाव, आत्मसम्मान का भाव, आर्थिक सुरक्षा का भाव। तीसरे नंबर पर समवयस्क समूह निर्माण
चौथा मूर्त चिंतन एवं मूर्त चिंतन एवं अपलटावी चिंतन। तो यहाँ पर हमें वो विशेषता ढूंढनी है जो किशोरावस्था की नहीं है। बहुत आसान है इसका जवाब देना। अब इसका जवाब देखो, आपको समझ में आ ही रहा होगा। सबसे पहले हम एक एक विकल्प को लेकर के बात करें तो पहला विकल्प है आत्मसम्मान का भाव। किशोरावस्था में आत्मसम्मान का भाव पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। किशोरावस्था के लोग जो है अपने सम्मान के लिए जीना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि समाज में लोग, परिवार में लोग उनका विचार जो उसको सुने, उनकी बात को माने। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके प्रति उनको जो है शाबाशी मिले, धन्यवाद मिले, प्रशंसा उनकी हो, ठीक है ना, उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान उनको मिले, ये भाव इनमें पाया जाता है। इट मीन्स ये सही है कि किशोरावस्था की विशेषता है। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा का भाव। किशोरावस्था के लोगों में आर्थिक सुरक्षा का भाव भी पैदा हो जाता है, इसीलिए वो अपने कैरियर को लेकर सोचने लगते हैं, भविष्य निर्माण को लेकर सोचने लगते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं, है ना। तो आर्थिक सुरक्षा का भाव। कई तो किशोरावस्था के लोग वे होते हैं उसी समय काम धंधे की तलाश में निकल जाते हैं। कई किशोरावस्था के लोग होते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ में छोटे छोटे काम भी करने लग जाते हैं, यानी कमाई भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो वो आर्थिक सुरक्षा का भाव उनमें आ जाता है। इसका मतलब ये भी सही है। अगला, समवयस्क समूह निर्माण। समवयस्क समूह निर्माण। समवयस्क समूह निर्माण का मतलब है इस अवस्था के जो लोग होते हैं वो पीयर ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप बनाने का मतलब होता है अपने समान आयु के लोगों के साथ में समूह बनाते हैं। अपने समान आयु के लोगों के साथ क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। उसमें किशोर किशोरी के साथ में और किशोरी किशोर के साथ में समूह बना सकते हैं। ये किशोरावस्था में पाई जाने वाली विशेषता है। यही बात हम बाल्यावस्था के लिए करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ कौन से ग्रुप बनते हैं? समलैंगिक समूह बनते हैं। वहाँ पे समान लिंग होना चाहिए, बालिकाओं का अलग ग्रुप होगा, बालकों का अलग होगा। तो यहाँ पर समवयस्क समूह निर्माण ये भी इसमें पाया जाता है। अब चौथा हमारे पास बचा मूर्त चिंतन। तो देखो, मूर्त चिंतन पाया जाता है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में कौन सा चिंतन पैदा हो चुका होता है? अमूर्त चिंतन पैदा हो चुका होता है किशोरावस्था में, तो ये इसमें ठीक नहीं है। दूसरा, अपलटावी चिंतन। ये अपलटावी चिंतन जो है ये तो पाया जाता है शैशवावस्था में। किसमें पाया जाता है? शैशवावस्था में पाया जाता है। ये किशोरावस्था में आते आते तो पलटावी और उससे भी बेहतर चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन पैदा हो चुका होता है। इसका मतलब ये जो विकल्प इसमें दिया गया है ये ऐसी विशेषता है जो किसमें नहीं पाई जाती? किशोरावस्था में नहीं पाई जाती। लेकिन वहाँ जब परीक्षा में ये अचानक अपने को दिखते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पूछ रहा है उसका सही आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ में आ रही बात आपके? ठीक है। अगला प्रश्न है जिसको लेकर फिर हम बात करें। अगला प्रश्न देखो आपके लिए ऐसे आ सकता है, कौन सा एक विचार बालक की परिपक्वता की अवस्था से संबंधित नहीं है। एक ऐसा विचार है जो बालक की परिपक्वता की अवस्था जो है उससे संबंधित नहीं है, वो आपको छांटना है। पहले नंबर पर बालक जिसमें
विशेष रूप से विरोध करने का भाव पैदा हो जाता है। दूसरा, बालक जो संवेग एवं आवेगों के कारण मानसिक संघर्ष एवं तूफान की स्थिति में हो कि बालक जिसमें संवेग नियंत्रण एवं पलटावी चिंतन की शुरुआत हो जाए बालक जिसमें शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिपक्वता दिखाई दे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन विकल्प बड़े होने से हम उन विकल्पों को ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं, और ध्यान से नहीं पढ़ने के चक्कर में उनको क्या कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा एक विचार बालक की परिपक्वता की अवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सा एक विचार बालक की परिपक्वता की अवस्था से संबंधित नहीं है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया। यहाँ सबसे पहले हमें ये पता हो कि ये कौन सी अवस्था के बारे में पूछना चाह रहा है, और अवस्था का नाम तो इसमें दिया ही नहीं इसने। तो अवस्था का नाम नहीं दिया तो हम अवस्था को कैसे पकड़ेंगे, बताओ कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पर क्या शब्द दिया हुआ है, परिपक्वता। और परिपक्वता कौन सी अवस्था की विशेषता होती है, किशोरावस्था की विशेषता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि भले इसने नहीं दिया, लेकिन हमारे मस्तिष्क में ये आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है भाई, किशोरावस्था की बात कर रहा है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए अपने माइंड में। अगर ये अपने मस्तिष्क में आ गया तो समझो अब उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे, और यही लाइन समझ में नहीं आई तो फिर उत्तर तक पहुंचना बहुत भारी काम है। अब देखो पहला विकल्प है, बालक जिसमें विशेष रूप से विरोध करने का भाव पैदा हो जाए। बालक जिसमें विशेष रूप से क्या हो जाए, विरोध करने का भाव पैदा हो जाए। तो बताओ किशोरावस्था के अंदर ये विशेषता पाई जाती है क्या, पाई जाती नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। हमने किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था विरोध का भाव। किशोरावस्था में विरोध करने का भाव बहुत अधिक पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं पूछ रहा अपने को
क्या पूछ रहा है? नहीं, इसका मतलब ये तो इसमें है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा, बालक जो संवेग एवं आवेगों के कारण मानसिक संघर्ष एवं तूफान की स्थिति में हो। एक बालक, ऐसा बालक जिसमें संवेग और आवेगों के कारण मानसिक संघर्ष और तूफान पैदा होता हो, वो कौन सी अवस्था होती है? तो यहां हमें पता होना चाहिए स्टैनली हॉल की परिभाषा का। स्टैनली हॉल ने लिखा है किशोरावस्था मानसिक संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। किसके कारण? संवेग और आवेगों के कारण। इसका मतलब ये भी बात कौन सी अवस्था के लिए है? किशोरावस्था के लिए। पूछ क्या रहा है? नहीं है, इसका मतलब ये भी है, तो ये भी उत्तर हमारा नहीं होगा। अगला देखो, बालक जिसमें संवेग नियंत्रण एवं पलटावी चिंतन की शुरुआत हो जाए। ऐसा बालक जिसमें संवेग नियंत्रण शुरू हो जाए, यानी संवेगों पर वो नियंत्रण करने लग जाएं, और साथ ही साथ उसमें कौन सा चिंतन शुरू हो जाए? पलटावी चिंतन शुरू हो जाए। तो क्या ऐसा बालक जो होता है, इस तरह का जो बालक होता है, वो किशोरावस्था का होता है क्या? ये लक्षण किशोरावस्था में होते हैं क्या? नहीं होते। ये लक्षण किशोरावस्था में नहीं होते। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में संवेग स्थिरता पाई जाती है। ये संवेग नियंत्रण की बात तो किसकी होती है? बाल्यावस्था की होती है। और वो भी क्या कर रहा है? शुरुआत की बात कर रहा ना, इसलिए शुरुआत तो किस बाल्यावस्था में होती है संवेग नियंत्रण की। और उसके बाद में पलटावी चिंतन। पलटावी चिंतन का मतलब होता पलटकर जवाब देने वाली स्थिति। जैसे गणित के अंदर आपने आरोही अवरोही क्रम पढ़ा होगा, तो बच्चों को जब आरोही अवरोही क्रम पढ़ाते हैं तो एक बार जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिख करके दे दिया, तो ये आरोही क्रम है। और फिर बच्चे को कहा जाए कि इसको अवरोही क्रम में लिख दो वापस, तो नहीं लिख पाए, तो वो तो होता है अपलटावी चिंतन। और वो लिख दे, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से अवरोही क्रम में लिख दे, तो इसका मतलब वो क्या होता है? पलटावी चिंतन। तो भाई बाल्यावस्था में ये पाया जाता है। दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को तो ये पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये पाया जाता है बाल्यावस्था में। किसमें पाया जाता है? बाल्यावस्था में। ये जो विशेषताएं हैं ना, कुल मिला के कौन सी अवस्था की है? बाल्यावस्था की है। ऊपर वाली दोनों किसकी थी? किशोरावस्था की, परिपक्वता की अवस्था की। आगे, बालक जिसमें शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिपक्वता दिखाई दे। ऐसा बालक जिसमें शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सारी परिपक्वताएं आ जाए, बालक इन दिशाओं में या इन दृष्टिकोणों से परिपक्व दिखाई देने लग जाए, तो इसका मतलब वो किशोरावस्था है। तो ये भी किशोरावस्था की विशेषता है। इसका मतलब कौन सी बची हमारे पास में? सी नंबर का विकल्प ऐसा हो गया दोस्तों जो किसकी विशेषता है? बाल्यावस्था की है। जबकि ये यही कह रहा था कि कौन सी किशोरावस्था की नहीं है, यानी परिपक्वता अवस्था की नहीं है। तो ए, बी और डी तो है, सी नहीं है। ठीक है, एक और छोटा सा प्रश्न मैं आपको यहां बताता हूं, उम्मीद करता हूं उसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। कौन से विद्वान ने कहा था कि किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति सरलता से आ सकती है? कौन से विद्वान ने कहा था कि किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति सरलता से आ सकती है? अब 4 विद्वानों के नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको उत्तर देना है। स्टैनली हॉल, दूसरा कॉल्सनिक, तीसरा जर्सिल्ड, और चौथा
वैलेंटाइन। आपको बताना यह है कि कौन से विद्वान ने ये कहा था कि किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति सरलता से आ सकती है। कौन से विद्वान ने कहा था, बताइए, इसको ध्यान में। अब देखो यहाँ पर बात यह है कि अपने को इसका उत्तर ढूंढने के लिए इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं का पता होना चाहिए। अगर हमने परिभाषाओं को पढ़ा है, कोटेशन जो इन्होंने दिए उनको पढ़ा है, तो हमें इसका उत्तर ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर नहीं पढ़ा तो फिर हम चाहे कुछ भी करें, तथ्यात्मक प्रश्न है, वो आ ही नहीं सकता। याद होना जरूरी है ना। तो जैसे स्टैनली होल ने क्या कहा, सबसे पहले हम बात करें। स्टैनली होल ने कहा था किशोरावस्था, अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया ना मैंने, संवेग और आवेगों के कारण मानसिक संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। तो इसका मतलब स्टैनली होल का विचार तो नहीं है ये। दूसरा, कॉल्सनिक का विचार हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, और याद करना चाहिए आपको। रिकॉल मेथड में आपको याद आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ऐसा पढ़ा था हमने। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये तो बोलना है आपको। आपने पढ़ा था कि किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की क्या मानते हैं, बाधा मानते हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉल्सनिक ने भी ये बात नहीं करी, इन्होंने भी जो है प्रौढ़ों को मार्ग की बाधा के रूप में बताया किशोरावस्था के लिए। अब बात करें जर्सील्ड की। जर्सील्ड ने कहा था, आपको याद हो तो, कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई किसकी अवस्था है, परिपक्वता की अवस्था है। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब कौन सा बच गया, वैलेंटाइन। अब वैलेंटाइन की बात करें तो वैलेंटाइन का भी हमें याद होना चाहिए, अंदाजे से नहीं लगाना है कि बच गया तो ये हो गया। तथ्यात्मक प्रश्नों में ये देखना है कि सच में उसने कहा क्या। तो देखो वैलेंटाइन की हमने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, आपको याद हो तो। एक तो हमने पढ़ा है कि घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता क्या है, उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। और दूसरा इनका जो विचार था वो था, दूसरा विचार था किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति विकास का नाजुक दौर है, क्या नाजुक काल है। यानी किशोरावस्था एक ऐसा काल है जिसमें अपराध प्रवृत्ति बहुत आसानी से पैदा हो सकती है। ये विचार दिया था वैलेंटाइन ने। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है, कौन से विद्वान ने कहा था कि अपराध प्रवृत्ति कैसे आ सकती है किशोरावस्था में, सरलता से आ सकती है। तो किसने कहा था, वैलेंटाइन ने। दोस्तों इस तरह से हमें प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यानपूर्वक पढ़ करके उनके उत्तर देने होते हैं। जितना ध्यानपूर्वक पढ़कर हम उत्तर देते हैं उतना ही हमारा पेपर बहुत अच्छा होने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर हमने रिकॉल के माध्यम से जो हमने पहले पढ़ा उसके माध्यम से कैसे प्रश्न आ सकते हैं और कैसे हम उनके सही उत्तर दे सकते हैं वो जानने का प्रयास किया।